अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है दो मोहब्बत करने वाले दिलों की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बारात की रात दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। देखती आंखों और सुनते कानों से उर्दू वॉइस सेंटर की तरफ से मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद। रूबी और बेला एक ही स्कूल में पढ़ती थी। वो मैट्रिक की तालबात थी। दोनों के घर करीब थे, इसलिए हर दम एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती थी। मैट्रिक के बाद छुट्टियां थीं। तब रूबी की वालदा ने कहा कि मैं रूबीना को कटिंग सिखा रही हूँ। अगर बेला सीखना चाहे तो रोज़ शाम को आ जाया करे। यूँ रोज़ ही वो सहेली के घर मौजूद होती। रूबी के दो भाई और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बेला के तीन भाई थे और वो माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए वो बहन की कमी सहेली से पूरी करती थी। अचानक रूबी के बड़े भाई की शादी का हंगामा शुरू हो गया। इन दोनों की खुशी का ठिकाना न था। बड़े जोशो खरोश से शादी की तैयारियां हो रही थी कि घर में मेहमान आना शुरू हो गए और खूब चहल पहल हो गई। मेहमानों में रूबी की एक खाला भी आई थी जो इंग्लैंड में रहती थी। इनका एक ही बेटा खुर्रम था। वो दूसरी बार पाकिस्तान आया था। एक बार उस वक्त जब वो बहुत छोटा था। खुर्रम यहाँ आकर बहुत खुश था। शाम होते ही सब लड़कियाँ और लड़के ढोलक बजाने बैठ जाते थे और फिर खूब तमाशा होता। दो पार्टियाँ बन जाती थीं, एक लड़कों की और दूसरी लड़कियों की। इनकी शर्त ये होती थी कि लड़कियाँ हार जाएं तो सब मेहमानों के लिए इन्हें चाय तैयार करना पड़ेगी और सारे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इस बात पर घर के नौकर बहुत खुश होते थे कि हमारे हिस्से का काम बढ़ जाता है। वो भी लड़कियों की हार जाने की दुआएं मांगते थे। लड़कों की सज़ा ज़्यादा थी। अगर वो हार जाते तो इन्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। लड़के ऊंचे लंबे थे। जब वो लड़कियों वाले कपड़े पहनकर ढोलक संभालते तो मसखड़े नज़र आते। हंस हंस कर सबका बुरा हाल हो जाता था। लड़कियां कम ही हारती थीं। इन्हें शादी के गीत गाने और ढोलक बजाने की खूब प्रैक्टिस थी। खुर्रम की नज़र खास बेला पर रहती थी। जब वो गाती खुर्रम को बहुत अच्छी लगती। वो इसको मुसलसल देखे जाता, जिस पर वो नर्वस हो जाती। आखिर इसने रूबी से कहा, तेरा कज़न मुझे किस तरह देखता है? मैं तो गाना ही भूल जाती हूँ। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी इसको बुलाकर छाँटती हूँ। अरे नहीं, बेला ने मना किया, मगर रूबी ने इसको बुला ही लिया और कहा, भाई ये मेरी सहेली क्या कह रही है? जब हम गा रहे होते हैं तो आप मेरी सहेली को इस तरह क्यों देखते हो? इस पर खुर्रम ने कहका लगाया, अच्छा तो किस तरह से देखूं? इससे ज़्यादा घूर कर मत देखा करे, ये गाना भूल जाती है। अच्छा तो अब कम घूर कर देखा करूँगा। इस पर और ज़्यादा कहके पड़े। इसके बाद इससे ठीक तरह से नहीं गाया गया। इसकी आवाज़ अच्छी थी, लिहाजा लड़कियां हारने लगी थी। रूबी को एहसास हुआ कि इसने बेला से मजाक करके कितनी बड़ी गलती की है। रात को बेला अपने घर चली गई। सब समझे कि वो नाराज़ हो गई है। तभी खुर्रम बेला के घर गया और जाकर इससे माफ़ी मांगी। दूसरे दिन बेला आई तो बहुत खुश थी। रूबी ने पूछा, क्या बात है? आज तो तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, उसने शर्मा कर कहा। लेकिन वो बात रूबी को ना बताई जो खुर्रम ने इसको कही थी। शादी के हंगामों के दौरान बेला और खुर्रम एक दूसरे के नज़दीक आ गए और इनके दिलों में मोहब्बत बढ़ गई। खुर्रम की वालदा अपने बेटे के लिए पाकिस्तान ही से कोई लड़की पसंद करना चाहती थी। खुर्रम ने अपनी माँ को बताया कि मुझे बेला पसंद है, इसी से शादी करूँगा। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और खूबसूरत भी। भला इन्हें क्या चाहिए था? खुर्रम की माँ ने सोचा कि शादी का हंगामा ख़त्म हो तो बेला के घर जाकर इसके वालिदैन से रिश्ता मांग लेंगे। शादी तमाम हुई तो सब मेहमान अपने घरों को चले गए। खुर्रम की माँ बेला के वालिदैन से मिली और मुद्दा बयान किया। थोड़े से पसोपेश के बाद उन्होंने रिश्ते की मंजूरी दे दी। यूँ बेला और खुर्रम की मंगनी हो गई। बेला इतनी खुश थी कि बार बार खुशी से रूबी से लिपट जाती थी। वो दिन भी आ गया जब खुर्रम इसके वालिदैन को वापस इंग्लैंड जाना था। खुर्रम बहुत अफसरदा था क्योंकि बेला के घर वालों ने शादी के लिए 2 साल की मोहलत मांगी थी।
खुर्रम ने बेला से खत लिखने का वादा लिया और कहा, मैं भी तुमको खत लिखा करूँगा। बेला ने कहा, तुम मुझे रूबी के पते पर खत लिखना, वरना घर में खत मेरे भाइयों को मिल जाते हैं, शायद वो मुझे ना दे। ठीक है, हम रूबी के ज़रिए ख़तों को ताबत करेंगे। वादे और पैमान वफा बांध कर खुर्रम इंग्लैंड चला गया। इसके बाद बेला काफ़ी दिन उदास रही। अब इसकी उदासी का वाहद सहारा खुर्रम के खतूत थे, जिनका वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार करती रहती थी। वो भी जानती थी कि बेला खुर्रम से कितना प्यार करती है। ये सिलसिला नामो पैगाम रूबी के सहारे चलता रहा, यहाँ तक खुर्रम ने इंग्लैंड में और बेला ने यहाँ इम्तिहान पास कर लिया। अब खुशियों के दिन नज़दीक आ गए थे। बेला को ख़त मिला कि वे लोग पाकिस्तान आने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन्हीं दिनों रूबी के घर इंग्लैंड से एक तार आया। ये न जाने किसने भिजवाया था। इसके बड़े भाई के नाम था, जिसमें लिखा था, आपका दोस्त खुर्रम अपनी दुल्हन के साथ फ़लाँ फ़लाँ तारीख को पहुँचेगा, इसको रिसीव कर ले। जब ये तार रूबी ने पढ़ा तो हैरान हो गई कि अजय अचानक खुर्रम को क्या हो गया। कहाँ तो ये लोग जल्द आ रहे थे और बेला को खत लिख रहा था, और कहाँ अब वो अपनी दुल्हन के साथ आ रहा है। इसको यकीन न आता था। वो बार बार खुर्रम का नाम पढ़ती थी, लेकिन तार पढ़ने के बाद वो इतना घबरा गई। इसने अच्छी तरह पता भेजने वाले का नाम भी गौर न किया। इसने ये तार घर वालों से छुपा लिया, ताकि वो खुर्रम और इसकी दुल्हन को कम से कम एयरपोर्ट लेने तो ना जाए, ताकि इसकी सहेली को मज़ीद तकलीफ़ ना हो। क्या खुर्रम ने बेला को धोखे में रखा? इसको मोहब्बतनामे लिखता रहा, तसल्लियाँ देता रहा और वहाँ इंग्लैंड में शादी कर ली। वो ऐसा कतई नज़र नहीं आता था, लेकिन इंसान किसी के बारे में क्या कह सकता है। इंसान को बदलते देर नहीं लगती। फिर खुर्रम और बेला का साथ ही कितना रहा था। लोग शादीशुदा होते हैं, यूरोप जाकर ऐसा भेस बदलते हैं कि बीवी बच्चों को भुलाकर नई दुनिया बात कर लेते हैं। तमाम रात रूबी को नींद न आई। वो सोचती रही। सबसे ज़्यादा दुश्वार मरला ये था कि वो बेला को कैसे बताएगी कि खुर्रम ने वहाँ शादी कर ली है। अब इसका इंतज़ार मत करो, वो तो ये सदमा सह ना सकेगी और मर जाएगी। बहरहाल इसको बताना तो था। वो कब तक इसको धोखे में रखती। अगले रोज़ बेला आई और आते ही पूछा, खुर्रम का हाथ आया। रूबी इसका इश्तियाक देखकर चुप हो गई। कुछ देर वो इधर उधर की बातें करती रही, मगर इसका ध्यान कहीं और था। इसकी परेशानी को बेला ने महसूस कर लिया और पूछा, क्या बात है रूबी? ऐसा क्यों लगता है जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो? बेला, तुम सुन नहीं सकोगी। हाँ बताओ तो सही, तुम मेरी कसम। रूबी ने इसको कुछ ना बताया, अलबत्ता टेलीग्राम इसको दे दिया, जिसे पढ़कर इसका रंग बदल गया। उस वक्त इसने ज़ब्त किया और फ़ौरन उठकर घर चली गई, लेकिन घर जाते ही इसकी हालत ख़राब हो गई। माँ ने पूछा, क्या बात है बेला, तुझे क्या हुआ है? इसने टेलीग्राम माँ को थमा दिया। टेलीग्राम लेकर इसकी माँ अपने हामिद के पास गई। उन्होंने जो तार पढ़ा कि खुर्रम फ़लाँ फ़लाँ तारीख को अपनी दुल्हन के साथ पाकिस्तान आ रहा है, तो वो भी सकते में रह गए। काफ़ी दिन बेला की हालत गैर रही। इसकी हालत देखते हुए इसके वालिदैन ने 15 दिन के अंदर अपने एक दोस्त के बेटे के साथ इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी, ताकि इसका दिल बहलने का सामान हो जाए। वो बेला की गहरी मोहब्बत की तह तक ना पहुंच सके। वो इसको वक्ती सदमा समझे। हालांकि बेला कहती रह गई कि आप लोग मुझे इस दुख से संभलने तो दे, ज़बरदस्ती मेरी शादी ना करें, वरना मैं अपनी जान खो दूँगी। लेकिन माँ बाप ने इसकी बात ना मानी और इसको ज़बरदस्ती दुल्हन बना दिया। कोई राह फरार ना पाकर बेला ने शादी से सिर्फ एक रोज़ पहले जहर खा लिया, जबकि वो मायूं बैठी थी और हाथों में मेहंदी भी लग चुकी थी। जब रूबी को पता चला तो वो पछाड़ कर गिरी और बेहोश हो गई। जो होना था वो तो हो चुका था। बहुत दिनों तक मोहल्ले में बेला की मौत के चर्चे होते रहे। हर कोई इसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराता था कि जाने क्या मामला था, जो दुल्हन बनी लड़की ने खुदकुशी कर ली। बेला की खुदकुशी के ठीक एक माह बाद अचानक एक रोज़ खुर्रम और इसके वालिदैन आ गए। उन्हें देखकर रूबी हैरान रह गई। उसने कहा, खाला जान, आपकी बहू कहाँ है? बहू? कौन सी बहू? खाला ने हैरान होकर पूछा। अरे भाई, बहू को लेने तो मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। क्या मतलब?
کیا خرم نے وہاں شادی نہیں کی؟ نہیں تو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم تو اب شادی کرنے آئے ہیں۔ خرم تو بیلا کا دیوانہ ہے، اس کو بیلا کے سوا کوئی اور لڑکی پسند نہیں آ سکتی کیا؟ اب تو گھر بھر میں سناٹا براجنے لگا۔ روبی نے ہمت کر کے کہا، وہ تار کس کا تھا؟ کون سا تار؟ روبی دوڑی ہوئی گئی اور ٹیلی گرام اٹھا کر لائی۔ یہ تو ہمارا نہیں ہے، اس پر ہمارے گھر کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا۔ یکدم روبی کو خیال آیا کہ ممکن ہے یہ بڑے بھائی کے کسی اور جاننے والے خرم کا ہو، اور اس نے یہ تار ان سے چھپا لیا تھا۔ جب تار بڑے بھائی نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ واقعی یہ تار اس کے کسی اور دوست کے بارے میں تھا جو انگلینڈ میں رہتا تھا، اور اس کا نام بھی خرم تھا۔ بیوقوف لڑکی، تم نے مجھے یہ تار کیوں نہ دکھایا؟ تم نے اس کو مجھ سے چھپا لیا اور ایک جان ناحق چلی گئی۔ کس کی جان چلی گئی؟ خرم نے پوچھا۔ پھر جب اس کو پتہ چلا کہ بیلا نے خودکشی کر لی ہے تو وہ ساکت ہو گیا۔ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا جیسے پتھر کا بت ہو گیا ہو۔ کئی دنوں بعد خرم کو سب نے سمجھایا، لیکن اس کی حالت نہ سنبھل سکی۔ اس کو بیلا کے مرنے کا بے حد دکھ تھا۔ وہ کہتا تھا اگر بیلا اپنی موت مر جاتی یا کسی اور سے بیاہ ہو جاتا تو شاید مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے وہ میری وجہ سے مر گئی، بلکہ اپنے وعدوں پر قربان ہو گئی۔ میں ایک ماہ خرم ہمارے گھر رہا۔ وہ روز بیلا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ اس روز بھی صبح سویرے وہ بیلا کی قبر پر گیا تھا۔ قبرستان اور ہمارے گھر کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ خرم پیدل روز منہ اندھیرے چلا جاتا تھا۔ راستے میں ایک بڑی نہر بہتی تھی جو کافی گہری تھی۔ اس روز بھی خرم گیا لیکن واپس نہ آیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو گھر والے اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ پتہ چلا کہ وہ نہر کے کنارے کھڑا تھا، اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ پاؤں پھسل گیا اور وہ نہر میں گر گیا۔ پاس کھڑے لوگوں نے اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، مگر کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے اس کو نہ بچا سکا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ تلاشی بسیار کے بعد اس کی لاش ملی، وہ بھی دوسرے دن۔ جب وہ پانی کے اوپر آئی، روبی کے گھر میں بھی کوہرام مچ گیا، جیسے ایک ماہ پہلے بیلا کے گھر میں مچا تھا۔ خرم کی والدہ کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی محلے میں آمنے سامنے دو گھروں کی موت نے اپنا نشانہ بنایا اور اپنا سکہ منوا لیا۔ خدا جانے یہ محبت کی جیت تھی یا موت کی۔ دو محبت کرنے والے تو آسمان پر جا کر ملے ہوں گے، مگر زمین والوں کو تو دونوں ہی اتنی تباہ کر ڈالا۔ خالہ جان کافی دن تک ہوش میں نہ آئی تھی۔ خالو جان بھی بے حد غمزدہ تھے، لیکن وہ مرد تھے، انہوں نے یہ صدمہ برداشت کر لیا۔ وہ خالہ کو انگلینڈ نہیں لے جانا چاہتے تھے، کہتے تھے وہاں اپنا کوئی نہیں جو اس عالم میں میری بیوی کی دلجوئی کرے گا، وہ پردیس ہے اور دکھ سکھ میں اپنا وطن ہی دل کو راحت دیتا ہے۔ خالہ اور خالو جان واپس آ گئے۔ کہا ہم تو خرم کی وجہ سے وہاں رہتے تھے، جب وہی نہ رہا تو ہم وہاں رہ کر کیا کریں گے؟ کیوں نہ ہم اپنوں میں رہیں جو ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ خرم کی آخری آرام گاہ بھی پاکستان میں تھی۔ اس کی ماں کو وہاں جا کر سکون ملتا تھا۔ وہ روز قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتی اور بیٹے سے دکھ درد کی باتیں کر کے واپس آ جاتی تھی۔ انسان بھی بس مٹی کا پتلا ہے، جانے کب ٹوٹ کر بکھر جائے، کب روح چھوڑ کر چلی جائے، کوئی نہیں جانتا۔ بس اپنے رب سے ہر وقت خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔